आज हम उत्कर्ष दुबे कोकिल की कहानी परतों का शहर की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी मतलब लखनऊ शहर के बहाने इतिहास, पहचान और यादों की अलग अलग परतों को खोलती है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे लेखक एक शोधार्थी की यात्रा के माध्यम से हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक ही शहर, एक ही इमारत अलग अलग लोगों के लिए कितने कितने अलग मायने रख सकती है। और ये कहानी आज के समय में और भी जरूरी हो जाती है, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है, ये किसी भी ऐसे शहर की कहानी है जिसका एक लंबा जटिल अतीत रहा है। लेखक हमें दो मुलाकातों के जरिए इतिहास को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाते हैं। एक नजरिए में इतिहास एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है और दूसरे में एक ऐसा मैदान जहां आज भी जंग जारी है। और इन दोनों के बीच खड़ा है कहानी का मुख्य पात्र, और शायद हम सब। हाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के उस ख्याल से जिसे हम सब जानते हैं। हाँ। नवाबी शान शौकत, अंग्रेजी हुकूमत का असर। प्रेमचंद के उपन्यासों वाला पुराना अवध। हाँ, बिल्कुल वही। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो इतिहास का एक शोधार्थी है और इन्हीं विचारों में खोया हुआ है। उसके लिए ये पुरानी इमारतें सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है। नहीं, वो गुजरे हुए वक्त की जिंदा गवाह हैं। बिल्कुल। वो उन्हें महसूस करना चाहता है, सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता। और इसी खोज में वो हजरतगंज से नेशनल पीजी कॉलेज जाने वाले रास्ते पर गोमती के किनारे, हाँ, गोमती के किनारे एक पुरानी इमारत को देखता है। पहली नजर में वो किसी पुरानी मस्जिद जैसी दिखती है और बस एक इतिहास के छात्र की जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले जाती है। और यहीं पर लेखक एक बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरा देते हैं। वो पात्र के उसके हुलिये का जिक्र करते हैं। हाँ, उसके हुलिये का। माथे पर भस्म और लाल चंदन का तिलक लगाए एक ब्राह्मण युवक। पहली बार पढ़ने पर ये एक मामूली सी बात लग सकती है जी। पर असल में कहानी की पूरी बुनियाद इसी एक पहचान पर टिकी है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो तिलक सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, वो उस पात्र की सामाजिक पहचान का एक विजुअल मार्कर है। वो क्या है, कहाँ से आता है, उसकी मान्यताएं क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ उस एक तिलक में सिमट जाता है। अच्छा। और कहानी आगे जैसे जैसे बढ़ती है हम देखते हैं कि यही तिलक दो अलग अलग लोगों से दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं निकलवाता है। एक चाबी की तरह। हाँ, एक चाबी की तरह है जो अलग अलग दरवाजे खोलती है। तो वो उस मस्जिद जैसी इमारत में दाखिल होता है। अंदर का माहौल कैसा है? क्या वो एक वीरान भूली बिसरी जगह है? नहीं, यही तो लेखक की सूक्ष्म लेखन शैली का कमाल है। वो इमारत का आर्किटेक्चर बताने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वो माहौल को जिंदा कर देते हैं। कैसे? वो दिखाते हैं कि मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक अधेड़ उम्र की महिला गरीबों को पैसे बांट रही है। मतलब वो जगह इतिहास का कोई ठहरावा म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक जीवंत सामुदायिक केंद्र है। वहाँ इबादत और सेवा की परंपरा आज भी सांस ले रही है। और इसी जीवंत माहौल के बीच मुख्य दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से होती है। और वो लड़का सबसे पहले क्या नोटिस करता है? पात्र का तिलक। हाँ। वो पूछता है, यहाँ कैसे ब्राह्मण देवता? मुझे इस सवाल का लहजा बहुत दिलचस्प लगा। इसमें कोई तंज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। नहीं, बस एक सच्ची हैरानी है। सच्ची हैरानी है। हाँ, ये एक बहुत ही मासूम सवाल है जो असल में बहुत गहरा है। वो लड़का एक तरह से कह रहा है कि आपकी और मेरी दुनियाएं अलग हैं, फिर आपका हमारी दुनिया में कैसे आना हुआ? वो बहुत आराम से और शराफत से बताता है कि ये खुदा का घर है, दरवाजा तो सबके लिए खुला है। लेकिन आपका अंदर जाना शायद ठीक ना हो। क्यों? क्या उसे किसी हमले का डर है या वो कट्टर है? पूरी मुलाकात का सार है। कौन सी? फर्क शायद ऊपर वाले को नहीं पड़ता, लोगों को पड़ता है। वाह, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वो कह रहा है कि ईश्वर या खुदा के स्तर पर शायद कोई भेद ना हो, पर हम इंसानों ने, समाज ने जो दुनिया बनाई है उसमें कुछ अदृश्य रेखाएं हैं। बिल्कुल, कुछ सीमाएं हैं। मतलब उन दोनों के बीच कोई बहस नहीं हुई, पर एक लकीर जरूर खिंच गई थी, है ना? एक ऐसी लाइन जो दिखती नहीं पर दोनों को महसूस हो रही थी। वो नौजवान उस नजरिए का प्रतीक है जिसके लिए इमारत का वर्तमान स्वरूप और उसकी सामुदायिक पहचान ही सबसे बड़ा सच है। सही बात है। वो इतिहास की परतों में नहीं जा रहा, उसके लिए वो एक मस्जिद है और यही उसका अंतिम सत्य है। और वो पात्र जो एक इतिहास का शोधार्थी है, इस यथार्थ को स्वीकार कर लेता है। वो बहस नहीं करता, नहीं, अपनी अकादमिक जानकारी का रौब नहीं झाड़ता। वो सामाजिक सच का सम्मान करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। और समाज की इन्हीं अदृश्य रेखाओं को मानकर वो पात्र वहां से निकल जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी अगली मंजिल
छत्र मंजिल, हाँ इन रेखाओं को और भी ज्यादा गहरा और जटिल बना देती है। हाँ, तो पहली मुलाकात एक अनकही सीमा पर आकर खत्म हो जाती है। पात्र इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक शोधार्थी के तौर पर उसकी तलाश तो अभी शुरू हुई है। बिल्कुल। और उसकी अगली जगह छत्र मंजिल उसे इतिहास के एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा विस्फोटक रूप से मिलवाती है। यह इमारत अब राज्य पुरातत्व विभाग का दफ्तर है। यह अपने आप में एक अजीब विरोधाभास है, नहीं? बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेखक यहाँ परिवर्तन के विषय को बहुत खूबसूरती से सामने लाते हैं। वो लिखते हैं, जो कभी निजी शान का प्रतीक था, वो आज सार्वजनिक संपत्ति है। सोचिए। हाँ, सोचिए, जहाँ कभी नवाबी दौर में झूमर जगमगाते होंगे, दरबारी चलते होंगे, संगीत और खुशबुओं का माहौल होगा, वहाँ अब क्या है? सफेद ट्यूबलाइट की बेरंग रोशनी, सरकारी फाइलों के ढेर और सरकारी जूतों की आहट। ये तो इमारत की आत्मा को ही बदल देने जैसा है। बिल्कुल। लेखक इस बदलाव को सिर्फ बताते नहीं, महसूस कराते हैं। वो उस इमारत को एक ऐसे किरदार की तरह पेश करते हैं जिसने कई जमाने देखे हैं। हाँ, नवाबी दौर, फिर अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ यूनाइटेड सर्विस क्लब हुआ करता था, और अब आजाद भारत की सरकारी व्यवस्था। हर दौर ने उस पर अपनी एक परत चढ़ाई है। और इसी सरकारी माहौल में उसकी मुलाकात एक दूसरे किरदार से होती है, एक चौकीदार से। अच्छा। 50 साल का एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर कठोरता है, हाँ। पर आंखों में थकान भी। और यहाँ फिर वही होता है। क्या? चौकीदार की नजर भी सबसे पहले पात्र के माथे पर लगे चंदन के तिलक पर पड़ती है। लेकिन इस बार प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी है। हाँ, बिल्कुल उल्टी। हाँ, मस्जिद वाले नौजवान ने तिलक देखकर एक दूरी बना ली थी, लेकिन ये चौकीदार तिलक देखकर उसे अपना समझ लेता है। सही। उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा मिला है जिससे वो अपने मन की वो बातें कह सकता है जो शायद वो सबसे नहीं कहता। और वो बिना पूछे अपनी तरफ से ही इतिहास बताना शुरू कर देता है। और उसका इतिहास वो अभिलेखागारों या किताबों वाला इतिहास नहीं है। नहीं, उसका अपना एक संस्करण है। वो कहता है कि ये इमारत नवाबों से भी पहले किसी राजा महाराजा की रही होगी, जिस पर बाद में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। वो ऐतिहासिक क्रम को भी उलझा देता है। हाँ। कहता है पहले मुसलमान आए या अंग्रेज। मुझे तो लगता है अंग्रेजों के बाद फिर मुसलमानों की हुई होगी। तो ये चौकीदार इतिहास को किसी किताब से नहीं, बल्कि टीवी और सुनी सुनाई बातों से समझ रहा है। क्या ये एक अलग तरह का इतिहास है जिसे हम आज बहुत देख रहे हैं? बिल्कुल, और इसे ही हम पॉपुलर हिस्ट्री या लोकप्रिय इतिहास कहते हैं। ये वो इतिहास है जो अकादमिक शोध से नहीं, बल्कि समाज के मौजूदा विमर्श, डर, आकांक्षाओं और राजनीतिक नैरेटिव से बनता है। और वो सबूत क्या देता है अपनी बात का? और फिल्में भी तो बनी है। ये बहुत डरावना है। मतलब उसके लिए सच का पैमाना अकेडमिक तथ्य नहीं, बल्कि टीवी की बहसें और फिल्में हैं। हाँ। वो ताजमहल के नीचे मंदिर होने की बात भी करता है। वो उन सारी बहसों को दोहरा रहा है जो हम रोज अपने आसपास सुनते हैं। क्योंकि उसके लिए आत्मविश्वास का स्रोत तथ्य नहीं, भावना है। अच्छा। वो उस इतिहास को नहीं दोहरा रहा जो हुआ था, बल्कि उस इतिहास को जिसे वो महसूस करती है कि होना चाहिए था। उसका सच टीवी की बहसों और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बना है, जो भावनाओं को तथ्यों से ज्यादा महत्व देते हैं। तो एक तरफ मस्जिद वाला नौजवान जहां इमारत को एक जीती जागती आस्था के केंद्र के रूप में देख रहा था, वहीं ये चौकीदार उसे एक छीनी नी संपत्ति के तौर पर देख रहा है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है ना, जब इतिहास सीखने की चीज न रहकर हिसाब बराबर करने का हथियार बन जाए। हाँ। तो एक तरफ मस्जिद है जहां इतिहास एक निरंतरता में है, एक परंपरा के रूप में जीवित है। हाँ। और दूसरी तरफ छतर मंजिल का चौकीदार है जिसके लिए इतिहास एक दबी हुई परत है जिसे खोदकर असली सच बाहर निकालना है। मेरे ख्याल से कहानी की असली ताकत यहीं छुपे है। कहाँ? लेखक किसी का पक्ष नहीं लेते, वो जजमेंट पास नहीं करते, वो बस एक आईने की तरह हमें ये दो अलग अलग दुनियाएं दिखा देते हैं। एक नजरिया सामुदायिक अनुभव से जन्मा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। दूसरा नजरिया एक बड़े राजनीतिक विमर्श से प्रभावित है, जो टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचता है। मुझे इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है लेखक का किसी का पक्ष न लेना। हाँ। वो हमें ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि आखिर इतिहास है क्या? क्या वो है जो किताबों में लिखा है, या वो है जो लोग अपनी यादों और विश्वासों में लेकर जीते हैं? सही। कहानी ये सवाल खड़ा करती है, क्या हर व्यक्ति अपने अनुभव और पहचान के अनुसार इतिहास को गढ़ लेता है? और यहीं पर परतों का विचार केंद्र में आता है। कहानी का शीर्षक ही परतों का शहर है। बिल्कुल। शहर में सिर्फ वास्तुकला की परतें नहीं हैं, या हुकूमतों की परतें नहीं हैं, बल्कि यादों और व्याख्याओं की भी परतें हैं। एक ही छतर मंजिल नवाबों के लिए कुछ और थी, अंग्रेजों के लिए कुछ और आज उस चौकीदार के लिए बिल्कुल कुछ और है। सही। ठीक उसी तरह इंसान के मन में भी विश्वास, पहचान और कहानियों की कई परतें होती हैं,
जो उसके नजरिए को तय करती हैं। तो इन दोनों अनुभवों से गुजरने के बाद कहानी का पात्र कहाँ पहुंचता है, उसका क्या होता है? कहानी के अंत में पात्र छत्र मंजिल की सीढ़ियों पर बैठा है, सूरज ढल रहा है और लेखक एक बहुत ही काव्यात्मक दृश्य रचते हैं। वो लिखते हैं कि पात्र अनजाने में अपने माथे को छूता है और महसूस करता है कि चंदन का तिलक अब हल्का पड़ गया है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। तिलक का हल्का पड़ जाना, ये सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है ना? नहीं, इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। ये सिर्फ धूप और पसीने से नहीं हुआ, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे? पहला, क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर के इन दो अलग-अलग और विपरीत अनुभवों के बाद उसकी अपनी पहचान की जो सख्त रेखा थी वो थोड़ी धुंधली हो गई है। जिस तिलक को देखकर एक ने उसे रोका और दूसरे ने उसे गले लगाया, उस तिलक का वजूद ही अब हल्का पड़ गया है। या शायद इसका एक और मतलब हो सकता है, क्या इस बात का संकेत है कि उसने शहर की इस मिली-जुली जटिल पहचान को अपने अंदर महसूस कर लिया है? हाँ, वो समझ गया है कि यहाँ कोई एक सच नहीं है, कोई एक कहानी नहीं है। यहाँ हर किसी का अपना सच है, अपनी कहानी है। बिल्कुल। शायद वो अपनी उस तय पहचान से बाहर निकलकर एक ज्यादा तरल अवस्था में पहुंच गया है, जहां वो दोनों नजरियों को बिना जज किए देख पा रहा है। और कहानी की जो आखिरी पंक्ति है, हाँ, वो इसी आंतरिक बदलाव की तरफ इशारा करती है। शहर वैसा ही था, पर लौटता हुआ मैं वैसा नहीं था। वाह, ये पंक्ति तो सब कुछ कह देती है ना? शहर की इमारतें, उसकी गलियां, सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन उन इमारतों को देखने वाली नजर बदल गई है। हाँ, वो सिर्फ एक शोधार्थी की तरह नहीं लौटा, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लौटा जिसने एक ही दिन में इतिहास के दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से टकराते हुए चेहरे देखे थे। उसका शोध सिर्फ किताबों और इमारतों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, उसका शोध इंसानी मन की परतों तक पहुंच गया। उसने सीखा कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो पत्थरों पर लिखा है, बल्कि वो भी है जो दिलों पर लिखा है। और दोनों को समझना जरूरी है। हाँ, तो परतों का शहर सिर्फ लखनऊ या उसकी इमारतों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि इतिहास हमारे अंदर कैसे जिंदा रहता है, हमारी पहचान के जरिए, हमारे विश्वासों के जरिए और हमें सुनाई गई कहानियों के जरिए। ये दिखाती है कि इतिहास किताबों में बंद कोई मरी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो सड़कों पर, इमारतों में और लोगों की बातों में आज भी सांस ले रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी हम सब के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ जाती है। सोचिए, एक ही ऐतिहासिक इमारत को दो लोग देखते हैं। एक उसे सामुदायिक आस्था की नजर से देखता है, जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीता आया है, और दूसरा उसे राष्ट्रीय गौरव और शिकायत की नजर से देखता है, जिसे उसने मीडिया और राजनीति से सीखा है। जब ये दो नजरिए टकराते हैं तो क्या होता है? कहानी इसका जवाब नहीं देती। वो बस इस टकराव को हमारे सामने रख देती है। हाँ, और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है जो हमें खुद से पूछना है कि हम अपने शहरों और अपने अतीत की परतों को कैसे पढ़ते हैं, और सबसे जरूरी कैसे पढ़ना चुनते हैं। क्या हम उसे एक साझा विरासत की तरह देखते हैं या एक बंटवारे की वजह की तरह? चुनाव हमारा है।